Hello friends, how are you? This is CBSE Science classes. It is class 10, chapter number 4, carbon and its compound, and it is part number 5 of this chapter. इस पार्ट से पहले हमने पार्ट 4 में एल्केन, एल्किन्स और एल्काइंस जो होते हैं हमारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चेन के रूप में बनते हैं हमारे ओपन चेन के रूप में, उनको हमने बनाना सीख लिया था और साथ में उनका थोड़ा बहुत हमने नोमेनक्लेचर भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक रूट वर्ड देते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे कि एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से। और उसके पीछे हम एक सफिक्स लगाते हैं जो कि हमारा एल्केन, एल्कीन या एल्काइन को दर्शाता है। एल्केन के लिए हम एन लगाते हैं, एल्कीन के लिए इन लगाते हैं और एल्काइन के लिए आइन लगाते हैं। साथ ही उनके जो जनरल फार्मूले होते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे जनरल फार्मूले के आधार पर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन होते हैं उनको बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आइसोमर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आइसोमर बनाने के लिए कम से कम हमें 4 कार्बन की आवश्यकता होती है और हमने जो हमारा ब्यूटेन होता है उसके आइसोमर बनाकर यहाँ पर देखा था। तो ब्यूटेन के हमारे 2 आइसोमर्स बन जाते हैं। इस पार्ट में हम आइसोमर्स के और जो स्ट्रक्चर होते हैं वे बना के देखेंगे और साथ में इनका जो नोमेनक्लेचर होता है वे कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर हमारा एक ऐसा टॉपिक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास आगे कई तरह के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आते जाते हैं और वहाँ पर नोमेनक्लेचर भी आगे बढ़ता जाता है। तो उसी हिसाब से हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर नोमेनक्लेचर सीखते रहेंगे। यदि आप एक बार में नोमेनक्लेचर के रूल्स को याद करना चाहेंगे तो वे नहीं हो पाएंगे और आपसे हमेशा गड़बड़ होएगी। तो आप जैसे जैसे कंपाउंड्स पढ़ते जाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, हम भी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हमारे चेन के रूप में होते हैं, स्ट्रेट चेन में है ना, एक सीधी चेन, उनके हमें नोमेनक्लेचर लिखना आता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हमारे जो स्ट्रेट चेन होती हैं वे ब्रांच्ड फॉर्म में आ जाती हैं। जैसे हमने ब्यूटेन का देखा था कि ब्यूटेन का यदि चौथा कार्बन दूसरे कार्बन से आके जुड़ जाता है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है। तो हमारे जो आइसोमर्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं, ये भी हमारे ब्यूटेन है और ये भी हमारे ब्यूटेन है। हालांकि इसका नाम थोड़ा अलग है लेकिन कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या दोनों में सेम है। वो हमने पहले डिस्कस किया था। दोनों में हमारे कार्बन की संख्या कितनी है, C4H10। लेकिन हमारे जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वे क्या होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। इस कारण से हम क्या करते हैं, इनको आइसोमर्स कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और आपके एग्जाम में ये इसी तरह से पूछे जाते हैं कि बताओ हमारे ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे या पेंटेन के कितना आइसोमर आप बना सकते हो और उनके नाम क्या क्या होंगे, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो हमने पहले ब्यूटेन को बनाया था, तो हम एक बार फिर ब्यूटेन को बनाकर देखते हैं। ब्यूटेन में हमारे सबसे पहले 4 कार्बन की एक सीधी चेन होती है जिसे हम स्ट्रेट चेन कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का जो सबसे पहला नियम है वे क्या है कि आप जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं तो उसमें सबसे लंबी चेन को आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ पर यही 4 कार्बन की हमारी क्या होगी, एक स्ट्रेट चेन होगी। और फिर हम क्या करेंगे, हमारा नियम नंबर 2 कहता है कि आप उन सभी कार्बन को क्या करें, एक नंबर दे दें। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी नंबरिंग हो गई। ये हमारा जो कार्बन है वो कौन सा है, फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर C1 का मतलब ये C2 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, वो कार्बन की संख्या है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं। हमने बिल्कुल इसको ऐसे लिख दिया तो आपको दिक्कत आएगी, तो मैंने इसको थोड़ा ऐसे नीचे लिख दिया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारे कार्बन की क्या है, नंबरिंग है। हम कार्बन की नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं। तो यदि इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी हमारे कार्बन की नंबरिंग इस प्रकार से हो पाएगी और टोटल कार्बन कितने होंगे, 4 कार्बन होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है नोमेनक्लेचर में कि अभी हम जो नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं वे हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है। IUPAC के बारे में आपने पहले पढ़ा है कि हमारी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। तो उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं, IUPAC या यूपैक नेम कहते हैं। ठीक है, ये नाम क्या कहलाते हैं, हमारे यूपैक नेम। लेकिन जब IUPAC बना उससे पहले क्या होता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे उनके लोकल लैंग्वेज में या अपने हिसाब से साइंटिस्ट क्या करते थे, उनको अपना नाम दे देते थे। तो हम उनको कहते हैं कॉमन नेम।
ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से दो तरह के नाम यहाँ पर मौजूद होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। एक तो हमारा IUPAC नेम होता है जिसको हम नियम कानून के हिसाब से देते हैं, ठीक है, और इसको कोई भी बना सकता है, दे सकता है नाम। लेकिन जो हमारे कॉमन नेम होते हैं ये वे नाम होते हैं जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत पहले, जब IUPAC नहीं बनाता उससे पहले से वे चले आ रहे हैं, वह सिस्टम हमारा कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम भी कहलाता है, ठीक है। हम इसको एक और नाम कहते हैं ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है कि ऐसा नाम जो पुराना परंपरागत चला आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल नेम कहते हैं। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी आई थिंक। और आगे हम देख लेते हैं कि हमारे जो ब्रांच चेन बनती है, हम ब्यूटेन का आइसोमर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक कार्बन को हम दूसरे कार्बन पर जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन का आइसोमर बन गया। यहाँ पर हम कार्बन को नंबरिंग देंगे तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3rd कार्बन, ठीक है। और ये जो हमारा चौथा कार्बन है वह दूसरे कार्बन पर आकर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारे जब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं तो उनमें जो भी ब्रांच के रूप में होते हैं या फिर मेन चेन से अलग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि ऐसे कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन ब्रांच बनाते हैं और मेन चेन से जो अलग होते हैं उनको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। इनको हम हिंदी में प्रतिस्थापी कहते हैं। तो ये जो हमारे सब्स्टिट्यूट हैं इनको हम अलग से नाम देते हैं। तो पहला नियम क्या था आपका, पहला नियम था कि सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा नियम होता है तो वो क्या कहता है कि आपको सब्स्टिट्यूट को पहचानना होता है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कौन है, ये कार्बन चेन है, ठीक है। और कार्बन चेन में का सब्स्टिट्यूट यदि एक कार्बन का है तो आप उसे नाम देंगे मिथाइल, ठीक है। ये हमारा हो गया मिथाइल। तो यहाँ पर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट है जिसे हमने नाम दिया है मिथाइल। देन तो हम यहाँ पर वापस अपने ब्यूटेन पर आ जाते हैं। ब्यूटेन पर हमने देखा था कि 4 कार्बन यहाँ पर होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेंथ चेन के रूप में अरेंज्ड होते हैं। फिर हम यदि इसका आइसोमर बनाते हैं तो हमारा आइसोमर क्या बनता है, इसमें हमारे जो चौथा कार्बन होता है वह दूसरे कार्बन पर आकर लग जाता है, अटैच हो जाता है और यहाँ पर एक ब्रांच ये बना लेता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि चौथा कार्बन हो, ये पहला कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हमें इसका नाम देना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो पहला नियम था कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन जो है हमारा वो क्या है, 1 2 3 कार्बन का है, ठीक है। आप चाहें तो इधर नीचे भी आ सकते हैं। यदि हम इस तीसरे कार्बन को यहाँ पर मान लेते हैं तीसरा कार्बन, ठीक है, नीचे वाले कार्बन को मान लेते हैं तीसरा कार्बन, तो ये कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा, जिसे हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हम जो आसानी से हमें दिख रहा है कि ये हमारी मेन चेन से अलग है, इसे हम क्या मानते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मानते हैं। तो हमारा दूसरा नियम यही कहता है कि आप सब्स्टिट्यूट को पहचानो। जब आप ब्रांच चेन एल्केन्स के नाम लिखते हैं, उनके नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला तुम क्या करते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो ब्रांच में कार्बन होते हैं उसको आप पहचानते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी कार्बन जुड़े होंगे उनको आप क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट कहेंगे, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या होगा, हमारे ये एक कार्बन का है, ठीक है। तो ये हमारे जनरली एल्काइल समूह होते हैं, ठीक है। कौन से ग्रुप होते हैं, एल्काइल समूह। और एल्काइल में एक कार्बन है यहाँ पर, इसलिए इसको हम कहते हैं मिथाइल, ठीक है। यदि इसी तरह से आगे कार्बन 2 हो जाएंगे तो हमारी बन जाएगा इथाइल। यदि कार्बन 3 हो जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपाइल। यदि कार्बन 4 हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटाइल। इस तरह से हमारे सब्स्टिट्यूट का नाम हम देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आ पाएंगी। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को पहचाना और सब्स्टिट्यूट को एक नाम भी दिया। इसका नाम क्या है, हमारे मिथाइल, ठीक है। तो ये मिथाइल हमारे कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वह ये होगा कि आइडेंटिफाई टू विच कार्बन एटम दिस ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूट इज एडेड। तो किस कार्बन के साथ ये हमारा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा सब्स्टिट्यूट दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका नाम जो लिखेंगे वह इस तरह से लिखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट होता है उसके कार्बन के अटैचमेंट वाले नंबर को शो करते हुए और उसके बीच में एक हाइफन का निशान लगाते हुए आपको उसका नाम लिखना होता है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है,
प्रोपेन क्यों लिखा हमने, आपको पता है कि हमारे जो मेन चेन है उसके अंदर 3 कार्बन है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये एल्केन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक एल्केन है, इसके बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये 3 कार्बन वाले तो हमारे एल्केन है, और 3 कार्बन वाले एल्केन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो मेन चेन है उसको बाद में लिखा है, और जो हमारा सब्सटीट्यूट होता है उसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, आप यूँ मत समझना कि प्रोपेन सफिक्स है। ठीक है, प्रोपेन तो हमारा मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेन एल्केन है, उसके साथ जुड़ा हुआ है एक ब्रांच, तो उसको हमने क्या कहा, 2 मिथाइल कहा। 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका नाम कैसे लिखना है। ठीक है, और यदि हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, जो हमारा ट्रेवियल नेम है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। और जो हमारा सिंपल ब्यूटेन था, है ना, ये लॉन्ग चेन वाला 4 कार्बन की श्रृंखला वाला जो हमारा ब्यूटेन था, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और इसको आप कैसे लिखेंगे, एन ब्यूटेन। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपकी बुक्स में भी लिखा होगा, इसको एन ब्यूटेन लिखा जाता है। तो एन ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा ब्यूटेन है उसके हमने 2 आइसोमर बनाए, तीसरा आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं होता है, तो वह बनेगा भी नहीं। और आपने साथ में इसका नोमेनक्लेचर भी सीख लिया। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइसोमर के ऊपर, जो कि हमारे 5 कार्बन का होता है, और उसका नाम क्या होगा, यस, इसका नाम होगा पेंटेन। ये 5 कार्बन है हमारे। ठीक है, और 5 कार्बन वाले नॉर्मल जो हमारे श्रृंखला है, ये 5 कार्बन वाली, इसको हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। लेकिन यदि ट्राइवल नेम या कॉमन नेम की बात करेंगे हम, तो इसको क्या कहेंगे, एन पेंटेन। इसका नाम क्या होगा, एन पेंटेन। अब इसके हम आइसोमर्स की बात करते हैं, तो आइसोमर्स में क्या होगा कि कार्बन अपनी जगह को चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले कार्बन को उठाकर सबसे पहले यहाँ दूसरे नंबर के कार्बन पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो मेन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन बच जाएंगे, 4, और एक कार्बन कहाँ आ गया, हमारा दूसरे कार्बन पर आ गया। तो हमारा जो पहला नियम था उसने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको चेन को सेलेक्ट करेंगे, और हमारी चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। लॉन्गेस्ट का मतलब यही होता है कि लंबी से लंबी आपकी क्या होनी चाहिए, कार्बन की चेन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारे, यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 और 4, है ना, यहाँ पर 4 कार्बन हमारे चेन में आते हैं। और यदि हम नीचे जाते हैं इधर, तो देखिए 1 2 और 3, इधर से भी हमारे यहाँ पर चेन बन सकती है, लेकिन इसमें 3 ही कार्बन होंगे, इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम इधर से सेलेक्ट करते हैं, कार्बन को इधर से नंबरिंग देंगे, तो ये होगा हमारा 1 2 3 और 4। इधर से भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। और साथ में यदि हम नीचे जाना चाहें तो 1 2 3 एंड 4, इधर से भी हमारे 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको नंबरिंग इधर से देनी है या इधर से देनी है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि नंबरिंग हमेशा उधर से दी जाएगी जिधर से आपका सब्सटीट्यूट क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा। ठीक है, जिधर से आपका सब्सटीट्यूट पास पड़ता है कार्बन नंबर 1 के, वहीं से आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास दूसरा काम होता है, आपको उनको नंबरिंग देनी होती है। ठीक है, फिर तीसरा काम आपको पता है ही सही कि आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट को पहचानना है। सब्सटीट्यूट में हमारे यहाँ पर एक कार्बन है, और एक कार्बन को हम नाम देते हैं मिथाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा मिथाइल, और ये कार्बन या ये मिथाइल समूह हमारे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2 मिथाइल। और हमारी मेन चेन के अंदर कितने कार्बन हैं, तो मेन चेन के अंदर हमारे 4 कार्बन हैं, इसलिए 4 कार्बन वाले एल्केन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीछे क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। तो आपको यहाँ पर नाम लिखना इसका आ रहा होगा, धीरे धीरे आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे, आप खुद प्रैक्टिस करके देखें। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पर हमने एक खास चीज़ सीखी, और ये है कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से आपके सब्स्टिट्यूट क्या होगा, बिल्कुल पास पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि जहाँ से सब्स्टिट्यूट पास पड़ता है उधर से आपको नंबरिंग करनी है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे कार्बन जो पेंटेन है उसका कॉमन नेम, है ना, इसका हमने नाम क्या दिया यहाँ पर, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और 2 मिथाइल ब्यूटेन के अलावा इसका जो, जैसे हमने इसको एन पेंटेन दिया था, इसको हम ट्राइवियल नेम दे सकते हैं आइसो ब्यूटेन। ठीक है, आइसो यहाँ पर
क्या आ गया, वर्ड आइसो यूज किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आइसो क्यों जुड़ा। आइसो इसलिए जुड़ा क्योंकि हमारा जो ये समूह है, सब्स्टिट्यूट है, ये दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो यदि किसी भी लंबी चेन में दूसरे कार्बन के ऊपर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर संख्या भी फिक्स होती है कि यदि एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो आप उसको क्या नाम देंगे, आइसो नाम देंगे। तो ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन। और ये हमारा पुराना तरीका है, ट्राइवियल नेम है इसको नाम देने का। IUPAC नेम की अगर बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इनके जो कॉमन नेम होते हैं उनको भी आप अच्छे से समझ के रखें। देन यदि हम इसका तीसरा आइसोमर बनाते हैं, हमारे पेंटेन का तीसरा आइसोमर, तो तीसरा आइसोमर का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें हमारे ये जो कार्बन है ये कहाँ आकर जुड़ सकता है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर आकर जुड़ सकता है। तो हम इसको बना लेते हैं 1 2 3 और साथ में हमारे एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी किधर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इधर से गिनना शुरू किया तो 1 2 एंड 3, ठीक है। सबसे लंबी चेन में हमारे कितने कार्बन आ रहे हैं, तो ये हमारे 3 कार्बन आ रहे हैं। यदि हम ऊपर से गिनना शुरू करें 1 2 3, इसमें भी 3 आ रहे हैं। यदि इधर से गिनना शुरू करें 1 2 3, तो इसमें भी 3 कार्बन आ रहे हैं। तो आप कहीं से भी किधर से भी गिन लो, आपके सबसे लंबी चेन में 3 कार्बन ही आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे मेन चेन है उसमें 3 कार्बन होंगे। तो आप उसको सिंपली इधर से हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, सबसे लंबी चेन यहाँ पर हो गई। फिर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट को पहचानेंगे। तो हमारे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। और दोनों सब्स्टिट्यूट हमारे दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो इन सब्स्टिट्यूट को हम क्या नाम देंगे, 2,2-डाई मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे, पहले हम सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट कितने हैं हमारे, मिथाइल समूह है, और मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हमने इसके आगे क्या लिखा, डाई। और ये कौन से कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों हमारे दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो हम इसको लिखते हैं 2,2-डाई मिथाइल, ठीक है। आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, नाम मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये जो हमारे सब्स्टिट्यूट है दोनों, है ना, इनको हम क्या करते हैं, पहले इनका नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारी मेन जो चेन है उसका नाम लिखते हैं। तो हमारे सब्स्टिट्यूट में जो 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दोनों मिथाइल ही हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले मिथाइल लिख देंगे। फिर मिथाइल कितने हैं, तो वह 2 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और डाई मिथाइल कौन से कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो ये 2,2-डाई मिथाइल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप हमारे दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप सिंपली 2 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, 2 फिर कोमा फिर 2, फिर यहाँ पे हाइपन लगाना है, देन 2,2-डाई मिथाइल। और हमारी जो मेन चेन है उसके अंदर 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आगे प्रोपेन, ठीक है। इसका आगे नाम क्या हो जाएगा, 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारा पूरा IUPAC नेम होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि हमारे नॉर्मल पेंटेन का क्या है, एक आइसोमर है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि पहले तो आपको पूछेंगे कि पेंटेन क्या होता है, पेंटेन का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। फिर पूछेंगे कि आप इसके कितने आइसोमर बना सकते हैं, और यदि आप आइसोमर बना देते हैं तो फिर उसके नाम भी आपको वहाँ पर लिखने होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इसका IUPAC नेम। यदि हम इसके कॉमन नेम या ट्राइबल नेम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे, ये मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा। ट्राइबल नेम जो होता है हमारा वैसे ही चलता है आइसो पे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारी नॉर्मल चेन होती है ना, सिंगल चेन होती है, यदि ब्रांच चेन नहीं है तो हम क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल पेंटेन। एक कार्बन जुड़ जाता है तो हम उसे कहते हैं दूसरे कार्बन पर, यदि एक कार्बन जुड़ जाता है तो हम उसे कहते हैं आइसो। और यदि दूसरे कार्बन पर एक और कार्बन जुड़ जाता है तो हम उसे कहते हैं नियो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है नियो पेंटेन। टोटल पेंटेन हमारे क्या शो कर रहा है, पेंटेन हमारे शो करता है टोटल कार्बन की संख्या। नियो का अर्थ क्या हुआ कि 2 कार्बन के ऊपर, दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, नियो पेंटेन कहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पेंटेन के आइसोमर भी बनाकर देख लिए। अब हम आगे हेक्सेन के बनाने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स के आइसोमर बनाना भी सीख लिया और उनका नोमेनक्लेचर करना भी सीख लिया। अब हम 6 कार्बन वाले एल्केन का
आइसोमर बनाना सीखेंगे और उसका नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम। ठीक है, 6 कार्बन एटम के लिए हम जो हमारा रूट वर्ड होता है वह क्या होता है, हेक्स, और चूंकि यह एल्केन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, हेक्स यानी कि 6 कार्बन एटम और एन यानी कि एल्केन, तो ये हो गया हमारा हेक्सेन। ओके, देन हेक्सेन की यदि हम आइसोमर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके कितने पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल हेक्सेन कहेंगे। हमारा जो लास्ट वाला कार्बन होता है इसको हम कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले दूसरे कार्बन पर लगाकर देखेंगे। तो ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गए हमारे 1 2 3 4 एंड 5 एंड इट इज़ 6 कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा नियम था वह क्या था, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो आपको सेलेक्ट किधर से करना है ना, और उसको नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से आपके सब्स्टिट्यूट बिल्कुल पास पड़ता है। तो हमारे सब्स्टिट्यूट इधर वाले कार्बन के पास है तो हम नंबरिंग भी इधर से करना शुरू करेंगे। इट इज़ 1 देन 2 3 4 एंड 5। हमारे जो मेन कार्बन चेन है उसके अंदर आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे 5 कार्बन इसमें होते हैं। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूट है वह कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो यह दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे। तो आपको अब तो गैस कर सकते हैं आप। पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट का, और सब्स्टिट्यूट कौन है हमारे, मिथाइल। एक कार्बन है इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। और साथ में यह कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो प्रीफिक्स है वो बन जाएगा 2 मिथाइल। और हमारी जो मेन कार्बन की चेन है उसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन वाले एल्केन को हम क्या कहते हैं, पेंटेन। तो हमारा नाम क्या हो गया इस हाइड्रोकार्बन का, IUPAC नेम 2 मिथाइल पेंटेन। और यदि इसके कॉमन नेम और ट्राइवल नेम की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आइसोपेंटेन। ठीक है, सॉरी आइसोहेक्सेन। यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, हमारे 6 कार्बन है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल होता है तो नाम क्या हो जाता है, आइसो। तो हम क्या कहेंगे इसको, आइसोहेक्सेन। ओके, तो ये हमारे IUPAC नेम और कॉमन नेम इस तरह से हम इसको दे सकते हैं। और यदि हम इसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड इट इज 5th कार्बन। पहले हमने मिथाइल समूह को या छठे कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ जोड़ा था। अब यदि हम इसको तीसरे कार्बन के साथ जोड़ देते हैं तो इसका जो है स्ट्रक्चर यह फिर से अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मेन चेन है उसके अंदर वापस 5 ही कार्बन है, और जो हम काउंटिंग करेंगे वो किधर से करेंगे, तो हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी करते हैं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट है वह तीसरे कार्बन पर ही आ रहा है। इधर से भी हमारे 1 2 3 पर आ रहा है और इधर से भी 1 2 3 पर आ रहा है। तो इस बार हम चलो इधर पीछे से काउंटिंग इसकी कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। यदि आप नीचे चले जाते तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही कार्बन होते और वे हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं होती, इसलिए हमने इसको इधर तक काउंट किया है 5 कार्बन तक, और सब्स्टिट्यूट है हमारा तीसरे नंबर पर। तो आप क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे मिथाइल। एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट क्या कहलाएगा, मिथाइल। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यह जो मिथाइल समूह है यह कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। और जो हमारी मेन चेन है उसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेन। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे हेक्सेन के अभी तक 3 आइसोमर हम बना चुके हैं। एक तो स्वयं नॉर्मल हेक्सेन होता है, फिर हमने आइसोहेक्सेन या 2 मिथाइल पेंटेन बनाया, फिर उसके बाद ये हमारा 3 मिथाइल पेंटेन तीसरे नंबर का इसका आइसोमर हो जाता है। देन इसके बाद यदि हम और आइसोमर इसके बनाना चाहें और इस छठे कार्बन को यदि हम इस कार्बन पर जोड़ना चाहें, है ना, पहले हमने क्या किया, दूसरे पर जोड़ा फिर तीसरे पर जोड़ा, यदि इस चौथे कार्बन पर हम जोड़ना चाहेंगे तो क्या आइसोमर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि फिर हमारी काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी और जो हमने अभी लास्ट आइसोमर बनाया था 2 मिथाइल पेंटेन वही दोबारा बन जाएगा। तो हम ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पर सोचना होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक और कार्बन को हम यहाँ से हटा देंगे और क्या करेंगे, उस कार्बन को इस वाले कार्बन पर जोड़ देंगे, दूसरे कार्बन पर जोड़ देंगे, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस 5वें कार्बन को इधर दूसरे कार्बन पर जोड़ देंगे तो बात वही होगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी जो मेन चेन होगी उसके अंदर 4 कार्बन होंगे और 2 सब्स्टिट्यूट होंगे। तो इसको हम बनाकर देख लेते हैं।
तो हम यहाँ पर नया आइसोमर बनाकर देख लेते हैं, जो कि हमारा चौथा आइसोमर होगा। ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन यानी फोर्थ कार्बन। सेकंड कार्बन पर पहले से ही सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ था, थर्ड कार्बन पर भी हमने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे एक नया यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक आइसोमर बन जाएगा। तो आप इसको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम तो वही होगा कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। तो आप यदि इधर से काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, इधर से आप इसको एक लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपके 4 कार्बन मैक्सिमम होंगे। और यदि आप ऐसे गिनते हैं 1 2 3 एंड 4 तो भी आपके लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ही सेलेक्ट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा अलग करके देख लेते हैं। हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वह हम इधर से सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। आप यदि इधर से इसको इधर तक करते सेलेक्ट तो अभी बात बराबर ही होती, क्योंकि फिर सब्स्टिट्यूट जो था हमारा अभी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन आ जाने चाहिए और उसके अलावा वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 एंड 4। मेन कार्बन चेन के सभी कार्बन को आप क्या देंगे, दूसरी स्टेप में नंबरिंग उनको देंगे। और ये नंबरिंग आप इधर से भी दे सकते थे, क्योंकि हमारे जो सब्स्टिट्यूट है इधर से भी दूसरे और तीसरे कार्बन पर आ रहा है और इधर से काउंट करते हैं तब भी दूसरे और तीसरे कार्बन पर आ रहा है, इसलिए नंबरिंग किधर से भी की जा सकती है। ठीक है, तो आप बस वही ध्यान रखें कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से आपके सब्स्टिट्यूट बिल्कुल पास पड़े। देन हम इसको नोमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो सब्स्टिट्यूट हैं वे 2 हैं। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट है, पहला सब्स्टिट्यूट है हमारे दूसरे नंबर पर और दूसरा सब्स्टिट्यूट है तीसरे नंबर पर, और दोनों क्या हैं, सेम है। तो जैसे हमने पहले किया था 2 सब्स्टिट्यूट को नाम दिया था, तो उसी तरह से दोनों सेम हमारे मिथाइल ग्रुप हैं, इसलिए हम इसको लिख देते हैं डाई मिथाइल। मिथाइल का मतलब होता है डाई का मतलब होता है कि 2। यहाँ पर मिथाइल कितने जुड़े हुए हैं, 2। तो एक तो 2 पर है और एक 3 पर है, इसलिए हमने इनको भी लिखा है 2 3 डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम किसी भी एल्केन के आइसोमर्स बना सकते हैं, लेकिन उसके में कम से कम हमारे 4 कार्बन होने चाहिए और उसको अलग अलग तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो आप क्या देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे अलग अलग क्या बन जाएंगे, आइसोमर्स बन जाएंगे। आपके जो नाम होते हैं, आपको यदि नाम में भिन्नता दिखाई दे रही है तो आपके द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर या आइसोमर बिल्कुल सही है, उसको कोई गलत नहीं करेगा। आपको क्या करना है, बस सावधानी से उसको नाम देना है, उसका IUPAC नेम फाइंड आउट करना है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके 5वें आइसोमर की, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड था उसमें से एक कार्बन को हमने कहाँ जोड़ दिया था, नीचे, और 6ठे कार्बन को हम कहाँ जोड़ देते हैं, ऊपर। तो ये हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा या नया आइसोमर बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आपको पता है, काउंटिंग आप इधर से करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में भी हमारे 4 कार्बन होने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएंगे हमारे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, दोनों मिथाइल है इस, और दोनों कहाँ जुड़े हुए हैं, दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो हम इसको नाम दे देंगे 2 2 डाई मिथाइल। और जो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन है वे 4 हैं, इसलिए नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे भी, और जो 7 नंबर के हमारे कार्बन कंपाउंड होता है हेप्टेन, एल्केन होता है, उसके भी आइसोमर बनाकर देख सकते हैं और उसके भी नोमेनक्लेचर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने नोमेनक्लेचर की जो एक स्टेप होती है उसको आगे पढ़ लिया है। इससे आगे हम जो आगे पढ़ेंगे, हमारे जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनके नोमेनक्लेचर भी थोड़े अलग तरीके से किए जाते हैं। हालांकि बेसिक स्टेप हमारी यही रहती है, तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनका नोमेनक्लेचर भी साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे हम अपने जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनके नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ओके, तो आपको यदि थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अभी टेंशन ना लें, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो आगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपको सारी चीज़ें एक साथ समझ में बाद में आ जाएंगी। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।